नमस्कार दोस्तों, कल्पना कीजिए सरकार आपके दरवाजे पर दस्तक दे और अचानक से एक सवाल पूछे, आप खाते क्या हैं? जी हां, उत्तराखंड में 25 अप्रैल से 24 मई के बीच होने वाली मकान की गणना में 33 सवाल पूछे जाएंगे और इनमें आपकी रसोई तक की जानकारी शामिल है। अब सवाल यह है, क्या यह डेटा विकास के लिए है या फिर चुनाव से पहले समाज को समझने की एक नई रणनीति? इसी के साथ आज हम बात करेंगे गैरसैंण के 5 दिन के बजट सत्र की, विधायक निधि से बढ़ती ढोलकों और चिमटों की और साड़ियों की, बीएलए संकट में फंसी भारतीय जनता पार्टी की और मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाले राजनीतिक नैरेटिव की सच्चाई की। तो आप हमारे साथ यूं ही कुछ समय तक बने रहिए, क्योंकि इसी बीच में हम आपको कई सच्चाइयों से रूबरू करवाने वाले हैं। आज के शो की शुरुआत ऐसी खबर से जो आपको हैरान करने वाली है, साथ ही सोचने को मजबूर कर देगी कि आखिर ये हो क्या रहा है। आपके घर में फर्श, दीवारें, छत किस सामग्री की हैं? मकान मालिक कौन है? बिजली, पानी, शौचालय की क्या स्थिति है? इन सभी सवालों का सामना करने के लिए अब आपको तैयार रहना है, क्योंकि ये सभी सवाल आपसे उत्तराखंड में 25 अप्रैल से 24 मई के बीच प्रस्तावित मकान गणना में पूछे जाने हैं। दरअसल गृह मंत्रालय ने मकानों की गणना के संबंध में 33 सवालों की अधिसूचना जारी कर दी है। खैर, इतना तक भी ठीक, पर सरकार आपसे अब यह भी पूछेगी कि आप खाते क्या हैं, यानी आपके घर में भोजन में क्या बनता है। इसकी जानकारी भी सरकार को अब चाहिए। अब इन सवालों को सरकार किस लिए पूछना चाहती है, ये हमारी समझ में तो आया नहीं। अगर आप सभी दर्शकों की समझ में आ जाए तो हमें जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स खुला है। तब तक हम अगली खबरों की तरफ अपना रुख करते हैं। उत्तराखंड में नेताओं के लिए पिकनिक स्पॉट की तरह बन चुकी ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण एक बार फिर कुछ दिनों के लिए गुलजार होने वाली है, क्योंकि हमारी धाकड़ सरकार यहां बजट पेश करने जा रही है। बजट सत्र की अवधि 9 से 13 मार्च तय की है। अब इन दिनों में उत्तराखंड के विकास की रूपरेखा यहां से कैसे हो पाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि इससे पहले भी यहां ये खाना पूर्ति होती रही है। सरकार ने सत्र के लिए मात्र 5 दिन का समय निर्धारित किया है। कांग्रेस विधायकों की मांग है कि सत्र कम से कम 1 माह तक चलना चाहिए। इससे सत्र में 70 विधायकों को अपने अपने क्षेत्र के मुद्दों को सदन में रखने का मौका मिल सकेगा। विपक्ष का यह भी सवाल है कि शायद इस बीच एक सोमवार तो आ ही सकेगा, क्योंकि इससे पहले 5 साल में एक बार भी प्रश्नकाल के लिए सोमवार का दिन आया नहीं। आप समझ ही रहे होंगे ना कि कांग्रेस सोमवार का दिन का जिक्र क्यों कर रही है। शायद नहीं, चलिए हम बता देते हैं। दरअसल सोमवार का दिन निर्धारित है कि सवालों के जवाब मुख्यमंत्री दें, लेकिन 5 साल में एक बार भी यह दिन उत्तराखंड की विधानसभा में नहीं आया। मतलब साफ है कि प्रदेश के धाकड़ मुख्यमंत्री जवाब देने से बच रहे हैं। कांग्रेस जहां 1 महीने का सत्र कराने की मांग कर रही है, तो दूसरी तरफ भाजपा के ठेठ पहाड़ी विधानसभा के लैंसडाउन विधायक महंत दिलीप रावत ने गैरसैंण के बजट सत्र पर सवाल उठाए हैं। उनका तर्क है कि ऊंचाई अधिक होने के कारण यहां ऑक्सीजन की कमी, अत्यधिक ठंड और बर्फबारी की स्थिति में विधायक व कर्मचारियों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अब जो विधायक सत्र में जाने से पहले ही घबरा रहे हैं, वो यहाँ कामकाज पर ध्यान दे पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। अब ऐसे में जनता नेताओं से विकास की उम्मीद लगाए भी तो कैसे लगाए? वैसे भी पूर्व में भी इन महोदय के अलावा दसियों विधायक गैरसैंण में ठंड से कपकपी छूटने की शिकायत कर चुके हैं। इसके अलावा भी विकास की नई इबारत कैसे लिखी जाती है, इसका एक और नमूना हम आपको दिखाए चलते हैं। दरअसल सरकार की एक पहल जन जन के द्वार चल रही है, जिसमें अधिकारी समस्याओं के समाधान के लिए अनेक जगह पर शिविर लगा रहे हैं, लेकिन समस्याओं के समाधान से ज्यादा ये शिविर हंगामों के लिए जाने जा रहे हैं। कई जगह ऐसी हैं जहां पर विवाद देखने को मिल रहे हैं। हालात ऐसे हो चले हैं कि अब तो भाजपाई ही भाजपाई से भिड़ रहे हैं और एक दूसरे की पोल खोलने में लगे हैं। ताजा मामला अल्मोड़ा जिले के सल्ट क्षेत्र से सामने आया है, जहां बीजेपी के 2 नेताओं में जमकर बहस हुई। जो ढोलक मिल रहा है 8,000 रुपए का है, सुन लो सल्ट वालों, ये चिंता है 2,500 रुपए का है। चलो चलो, ठीक है।
इस वीडियो में साफ है कि बीजेपी विधायक महेश जीना और भाजपा के जिला पंचायत सदस्य हंसा नेगी के बीच कहासुनी हो गई। कहासुनी तो ठीक था, लेकिन जब भाजपा के ही जिला पंचायत सदस्य ने भाजपा विधायक महेश जीना द्वारा किए जा रहे विकास की जो पोल खोली, वो आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगी। जिला पंचायत सदस्य हंसा नेगी ने विधायक निधि के खर्च पर सवाल उठाते हुए आरटीआई के आधार पर यह आरोप लगाया कि दरी, ढोलक और अन्य सामान की खरीद में अनियमितताएं हुई हैं। यकीनन विधायक जी की विधानसभा में कोई अन्य काम अब बचे नहीं है, इसलिए उन्होंने ढोलक चिमटे बांटने शुरू कर दिए हैं। क्या यही है जनता के टैक्स के पैसे से मिली विधायक निधि का सही उपयोग? सवाल यह है कि आज पहाड़ की जरूरत असल में है क्या? ढोलक चिमटा या फिर रोजगार, सड़क, स्कूल, पानी और स्वास्थ्य? पहाड़ का युवा बेरोजगार है, गांव खाली हो रहे हैं, पलायन लगातार बढ़ रहा है। वहां प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? महिलाओं को सांस्कृतिक सामग्री देना या बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना? ऐसी खबर सिर्फ एक विधानसभा की नहीं है, बल्कि कई जगह पर यह सुनने को मिल रहा है। कई विधायक बुनियादी सुविधाओं पर पैसा ना खर्च कर क्षेत्र में थर्मस, कुकर, दरी, साड़ी जैसी चीजें बांट रहे हैं। आज की राजनीति में नीचे से ऊपर तक एक अजीब सी व्यवस्था बनती जा रही है। ग्राम प्रधान ब्लॉक को, पार्षद मेयर को, ब्लॉक प्रमुख विधायक को, विधायक मुख्यमंत्री को और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को खुश करने में लगे हैं। विकास की जगह अब घोषणाओं, रिबन कटिंग और होर्डिंग की राजनीति ज्यादा दिखती है। करोड़ों के बजट पास होते हैं, योजनाओं के नाम पर शोर होता है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही दिखाई देती है। सड़क बनती है, कुछ महीनों में डामर गायब। नाली बनती है पर मिट्टी से भरी रहती है। जनता एक काम के लिए 50 चक्कर लगाती है, समाधान शून्य, और अगर काम हो भी जाए तो श्रेय लेने की होड़। इन्हीं सब के बीच आम जनता कहीं खो सी जाती है। अगर आप भी इसी जनता का हिस्सा हैं और इन्हीं तकलीफों से गुजरे हैं या गुजर रहे हैं, तो अपने मन की बात कमेंट के जरिए जरूर लिखिए। यकीन मानिए, सरकार की एक पूरी की पूरी टीम आपके मन की इन्हीं बातों पर दिन रात नजर रखे हुए है। हो सकता है उनके जरिए ही सही आपके मन की बात प्रदेश के धाकड़ धामी तक पहुंच सके। खैर, ये भी सच है कि जनता जनार्दन है जो 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए कमर कसे बैठी है, जिसके लिए तैयारी सभी राजनीतिक दलों ने शुरू कर दी है। लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण चीज है जो अभी चुनाव आयोग कर रहा है, और वो है SIR की तैयारी। फिलहाल प्री SIR की प्रक्रिया गतिमान है, लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान एक बात जो सामने आई वो चौंकाने वाली है। अक्सर चुनावी तैयारियों में सबसे मजबूत रहने वाली भाजपा के लिए यह खबर एक बड़ा झटका है। प्री SIR की प्रक्रिया के दौरान राजनीतिक दलों के BLA यानी बूथ लेवल एजेंट से जुड़े आंकड़े काफी हैरान करने वाले हैं। बूथ लेवल एजेंट बनाने में भाजपा के पसीने छूट रहे हैं। 19 सीटों पर भाजपा को अब तक एक भी BLA नहीं मिला है, जबकि कांग्रेस ने भाजपा से बढ़त बना ली है। हालांकि कुछ सीटों पर कांग्रेस के भी यही हाल है, लेकिन इस मामले में भाजपा के हाल थोड़े ज्यादा बुरे नजर आते हैं। बूथ पर सबसे ज्यादा मजबूत माने जाने वाली भाजपा के लिए ये हालात चिंताजनक हो सकते हैं। पूरे प्रदेश में 70 सीटों के लिए 11,733 एजेंट बनाए जाने हैं। कुल संख्या का आकलन करें तो कांग्रेस का प्रदर्शन इस मामले में सबसे बेहतर आ रहा है। कुल संख्या देखें तो प्रदेश भर में 11,733 बूथ में कांग्रेस भाजपा के मुकाबले 803 BLA ज्यादा बनाने में कामयाब रही। कमाल की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी, जो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, वो अपने बूथ एजेंट तक ढूंढ नहीं पा रही। राज्य में ऐसी 19 विधानसभा सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी एक भी BLA का नाम दे नहीं पाई है। विधानसभा सीटों की बात करें तो इसमें चकराता, विकासनगर, धर्मपुर, राजपुर रोड, देहरादून कैंट, ज्वालापुर, रुड़की, मंगलौर, हरिद्वार ग्रामीण, यमकेश्वर, लैंसडाउन, द्वाराहाट, सल्ट, रानीखेत, बाजपुर, गदरपुर, रुद्रपुर, सितारगंज और नानकमत्ता में कोई BLA नहीं बना पाई है। खास बात यह है कि इन 19 सीटों में से 13 सीटों पर भाजपा के ही विधायक काबिज हैं। हालांकि कांग्रेस भी 10 सीट पर अभी तक अपने बूथ एजेंट तय नहीं कर पाई है, लेकिन भाजपा जैसी पार्टी को जिस तरह से बूथ पर फोकस करने के लिए जाना जाता है, उसके लिए चुनावी तैयारियों में पिछड़ना ज्यादा चिंता की बात है। चुनावी तैयारियों में भाजपा के पिछड़ने का एक बड़ा कारण यह भी रहा कि सरकार और संगठन कई मोर्चों पर उलझे हुए हैं।
एक तरफ कांग्रेस मजबूत विपक्ष के रूप में अब प्रदेश में खड़ी होती दिखाई दे रही है, तो दूसरी तरफ कई मुद्दों पर सरकार को घेरती भी दिखाई दे रही है। भाजपा संगठन में भी कुछ ठीक ठाक चल नहीं रहा। कई मोर्चों पर घिरी सरकार और भाजपा संगठन चुनावी तैयारी से ज्यादा विपक्ष और अंदरूनी खींचतान में व्यस्त दिखाई दे रहे हैं। भाजपा के अपने ही नेता सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हाल ही में पूर्व कैबिनेट मंत्री और गदरपुर विधायक अरविंद पांडे का मामला जग जाहिर है, जिसने पूरे संगठन और सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। नतीजतन जो भाजपा चुनावी तैयारियों में हमेशा बाजी मारती दिखाई देती थी, वो अब कांग्रेस से पिछड़ने लगी है। चुनावी तैयारियों के दूसरे पहलू की तरफ देखें तो विपक्ष इस बार पहले की अपेक्षा काफी आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए है। 16 फरवरी को जिस तरह से प्रदेश के कोने कोने से लोगों का देहरादून के परेड ग्राउंड में जमावड़ा लगा, वह कांग्रेस के लिए एक तरह से संजीवनी था। कह सकते हैं कि इस आयोजन से नवनियुक्त कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने एक तरह से मृतप्राय पड़ी पार्टी में जान फूंक दी है। यही भाजपा की परेशानियों का सबसे बड़ा सबब भी बन रहा है। अगर अगले 8-10 महीने इसी तरह पार्टी में जोश और जज्बा बना रहा तो सत्तारूढ़ भाजपा को नए सिरे से अपनी रणनीति बनानी पड़ सकती है। भाजपा को शायद लगा हो कि गोंदियाल पहले की तरह साबित हो, लेकिन इस बार गोंदियाल के पास पिछली कमियों का अनुभव है। यही कारण है कि गोंदियाल अपने सभी बड़े नेताओं को एक मंच पर लाने की कोशिश में जुटे हैं। इससे कांग्रेस मजबूत स्थिति की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है और भाजपा डाउनफॉल की तरफ। भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता इस बात की भी है कि वो पिछले 9 साल से सत्ता में है। इस दौरान उसके खाते में जहां कई उपलब्धियां हैं, तो बहुत सारी नाकामियां भी हैं। खासकर कानून व्यवस्था की जो स्थिति इस नए साल में देखी, वो चिंताजनक है। वो इसलिए भी क्योंकि कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ही हाथों में है, गृह विभाग के मुखिया होने के नाते। हाल ही के दिनों में अस्थायी राजधानी देहरादून में ही एक के बाद एक करके 6 हत्याओं से लोगों का भरोसा कानून व्यवस्था से खत्म हुआ सा प्रतीत होता है। ये हालात उधम सिंह नगर और नैनीताल जिले में भी देखने को मिले, जहां अपराधियों ने जमकर अपराधों को अंजाम दिया। जनता में थोड़ा भरोसा पैदा हो सके उसके लिए आनन फानन में कई जिलों के पुलिस कप्तान बदले गए, कुछ डीएम भी बदले गए, लेकिन जो अपयश धाकड़ सरकार के माथे लगना था, वो तो सरकार के खाते में जमा हो ही गया। इससे पूर्व में भी अंकिता भंडारी प्रकरण ने भाजपा को खूब डैमेज किया है, जो अब भी जारी है, जिसमें प्रदेश की जनता आज भी वीआईपी के नाम को लेकर उद्वेलित है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने राजभवन कूच के लिए जो कदम बढ़ाए थे, वह कमोबेश प्रदेश के सभी वर्गों से जुड़े थे। खासकर महिलाओं की सुरक्षा और अस्मिता, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की पीड़ा और पहाड़ों में वन्य जीवों के आतंक जैसे तमाम मुद्दों को लेकर परेड ग्राउंड में बड़े लंबे अरसे के बाद कांग्रेस एकजुट एकमुठ दिखाई दी। कांग्रेस के इस इतने बड़े शक्ति प्रदर्शन की उम्मीद भाजपा को शायद थी नहीं, लेकिन जिस तरह से भीड़ जुटी, उसने बीजेपी को सोचने पर मजबूर जरूर कर दिया है, जिसका असर ये हुआ कि हताशा में कुछ सरकारी कर्मचारियों ने नियमों का हवाला देकर पूरे शहर भर से कांग्रेस के पोस्टर बैनर हटवाने शुरू कर दिए, जबकि भाजपाई बैनर शहर की शोभा बढ़ाते रहे। इसी से एहसास होता है कि गोंदियाल के शक्ति प्रदर्शन से भाजपा की नींद में खलल जरूर पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं इसलिए भी बढ़ रही हैं क्योंकि वो विपक्ष के खिलाफ जो भी नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है, वो उतना कारगर साबित नहीं हो पा रहे। सोशल मीडिया पर कांग्रेस के कूच को लेकर जो भी नैरेटिव पूरा दिन भर भाजपा द्वारा या आईटी सेल द्वारा बनाया जा रहा था, शाम होते होते वो पूरी तरह ध्वस्त होता दिखाई दिया। 2022 में जिस मुद्दे ने भाजपा के हाथ सत्ता की चाबी देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उसकी सच्चाई भी अब खुलकर सामने आ गई, जिसका श्रेय भी खुद भाजपा को ही दिया जाना चाहिए। हम बात कर रहे हैं मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, जिसने कांग्रेस को 2022 में सबसे ज्यादा डैमेज किया, लेकिन अब यह मुद्दा भी साफ हो चला है। दरअसल चुनाव नजदीक आते आते मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जिन्न बोतल से बाहर आ गया। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाना चाहती थी, लेकिन जब सच्चाई पता चली तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। जिन लोगों ने वहां प्लॉट खरीदे हैं, उनमें ज्यादातर हिंदू और आर्मी से रिटायर्ड कर्नल जनरल हैं। वहीं इस मामले को लेकर जब कुछ लोग जिलाधिकारी देहरादून को मिलने आए, तो उन्होंने अपनी सच्चाई बताई कि वहां मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन रही थी या फिर महादेव एनक्लेव।
प्लॉट खरीदने वालों का कहना साफ है कि हमारे प्लॉट्स पर अगर मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनती तो हम भी विरोध करते, लेकिन ये सिर्फ राजनीतिक एजेंडा चल रहा है। अब ये हम नहीं, महादेव एनक्लेव में प्लॉट के खरीदार बोल रहे हैं। थोड़ा सा इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताए चलते हैं। दरअसल तत्कालीन नारायण दत्त तिवारी सरकार में ये जमीन शेखुल हिंद एजुकेशन ट्रस्ट को दी गई थी, जिन्होंने यहाँ पर कॉलेज बनाने को लेकर ये जमीन सरकार से ली थी। यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि कहीं भी मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात नहीं कही गई, क्योंकि सरकार ने कॉलेज खोलने के लिए जमीन दी थी। इसके लिए कुछ जरूरी मानक हैं, उन्हीं मानकों को पूरा न कर पाने के कारण तिवारी सरकार ने ही वो जमीन फिर से सरकार में निहित कर दी थी, यानी वापस ले ली थी। जिसके बाद जिस ट्रस्ट ने ये जमीन सरकार से ली थी वो कोर्ट गया और जमीन पर अपना मालिकाना हक जताया। कोर्ट ने भी माना कि ये जमीन अब उस ट्रस्ट की है। चूंकि कॉलेज बनने के मानक पूरे नहीं थे तो कॉलेज तो नहीं बन सकता था, पर कोर्ट ने इस जमीन को बेचने की अनुमति दे दी। सिर्फ शर्त यही थी कि यह भूमि कृषि भूमि है, इसलिए उसी के उपयोग में लाई जाएगी। मामला यही खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन यहां से इसका राजनीतिकरण शुरू हो गया। जमीन मालिक ने कॉलेज न बना पाने के कारण इस जमीन को बेचना शुरू कर दिया और बस यहीं से बखेड़ा शुरू हो गया। वो जमीन कृषि भूमि के रूप में ही बेची गई और अभी तक वहां कोई भी भवन बन नहीं सका है। भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रूप में बता कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया। महज 10 प्लॉट पर मुस्लिम की खरीदारी ने 165 हिंदुओं की कमाई को खतरे में डाल दिया। खरीदारों में बड़ी संख्या में हिंदू और आर्मी से रिटायर्ड कर्नल जनरल शामिल हैं, जिन्होंने मेहनत की कमाई से यहां प्लॉट लिए हैं। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए या उसके इशारे पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए जमीन दी, जिसे अब वो डेमोग्राफिक चेंज की साजिश बता रहे हैं। स्थानीय लोग और खरीदार भाजपा के इस दावे को नकार रहे हैं। वहां कोई मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन रही है और इसे चुनाव के नजदीक आते ही भाजपा द्वारा लाया गया एक राजनीतिक एजेंडा बता रहे हैं। हो सकता है बढ़ते अपराधों और अन्य मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए भी मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुद्दे को उछाला गया हो, लेकिन अब जब इसकी सच्चाई भी सामने आ गई है तो ये मुद्दा भी भाजपा के हाथ से जाता दिखाई दे रहा है। ऐसे में अब भाजपा को नए सिरे से योजना बनानी पड़ेगी। दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदेश के मुद्दों को लेकर सरकार पर हमलावर है। कुल मिलाकर भाजपा पर इस सब का असर दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से उसकी चुनावी तैयारियां बाधित हो रही हैं, जो चुनावी साल में उसके लिए अच्छा संकेत नहीं है। बहरहाल राजनीति में असली ताकत न तो ढोलक में है, न थर्मस में, न कोई धर्म के नाम पर सेट किया गया नैरेटिव। असली ताकत है आपके वोट में। 2027 में फैसला जनता करेगी कि किसे श्रेय देना है और किससे हिसाब लेना है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय उत्तराखंड।